So hello and welcome again in this series of lectures on wireless communications. Today's topic is interference and system capacity. In the last lecture we discussed about the practical consideration related with the handoffs, and today how the interference is related with the system capacity and how interference affects the performance of the wireless communication or the mobile communication. That is our main focus of the discussion. So let's begin. So interference is the major limiting factor in the performance of cellular radio systems. Sources of interference include another mobile in the same cell, a call in progress in a neighboring cell, other base stations operating in the same frequency band, or any non-cellular system which inadvertently leaks energy into the cellular frequency band. तो किसी दूसरे मोबाइल की वजह से जो आपके सेल में है, सेम सेल में अलग अलग मोबाइल वर्क कर सकते हैं. सिमिलरली आपका नेबरिंग सेल, सिमिलरली दूसरा बेस स्टेशन जो आपके ही फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज कर रहा है, जैसे ए बी सी डी हम लोगों ने जो डिवाइड किया था, तो 2A 2B 2C 2D हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट दैट. इनकी वजह से इंटरफेरेंस पॉसिबल होता है. नाउ द इंटरफेरेंस लीकेज भी होता है, एनर्जी का लीकेज भी हो सकता है, क्योंकि जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइंस तो पढ़ा ही हुआ है, तो ट्रांसमिशन लाइंस में तो लीकेज होता ही होता है एनर्जी का, तो उस वजह से भी इंटरफेरेंस होता है. सो इंटरफेरेंस ऑन वॉइस चैनल्स कॉज क्रॉस टॉक. क्रॉस टॉक मतलब एक का टॉक दूसरे के टॉक से इंटरफेयर हो जाता है, ठीक है. एंड देन where the subscriber hears interference in the background due to an undesired transmission because of that crosstalk. On control channels, interference leads to missed and blocked calls due to errors in the digital signaling. अगर कंट्रोल चैनल में इंटरफेरेंस आ जाए तो आपका कॉल ब्लॉक या मिस भी हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल चैनल ही आपका पूरा कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है. ओके. सो इंटरफेरेंस इज मोर सीवियर इन अर्बन एरियाज. ऑब्वियसली अर्बन एरियाज में भाई जितना ज़्यादा मोबाइल होगा उतना ही इंटरफेरेंस भी होगा, जितनी मशीन्स होंगी उतनी ही उसको सर्विस भी चाहिए होगी, ठीक है. जितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे उतना कंज्यूम भी करेंगे वो डेटा को भी, कम्युनिकेशन डिवाइस को भी और आपके सिस्टम को भी. इसलिए बोल रहा है कि अर्बन एरियाज में कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि RF नॉइस फ्लोर, रेडियो फ्रीक्वेंसी का नॉइस फ्लोर ऑफ कोर्स ग्रेटर ही है. क्यों? क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ बेस स्टेशंस हैं और मोबाइल्स हैं. Interference has been recognized as a major bottleneck in increasing capacity and is often responsible for dropped calls. तो इंटरफेरेंस की वजह से ही बहुत सारे कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, और ये जो है मेजर बॉटलनेक है आपके परफॉर्मेंस के लिए, मेजर ऑब्स्टेकल यू कैन से. So the two major types of system generated cellular interference are co-channel interference and adjacent channel interference, and today's topic is co-channel interference. हम लोग co-channel interference के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. Even though interfering signals are often generated within the cellular system, they are difficult to control in practice. Even more difficult to control interference due to the out-of-band users, which arises without warning due to front-end overload of subscriber equipment or intermittent intermodulation products. अनडिजायर्ड जो यूजर्स हैं, जो अचानक आपके सेल में एंटर करते हैं, ठीक है, आपके बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी से बाहर हैं, एंड कभी कभी ओवरलोड की वजह से, या कभी कभी इंटर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स. इसका मतलब जब आप मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी इंटरफेरेंस हो सकता है. सो इन प्रैक्टिस द ट्रांसमिटर्स फ्रॉम कंपीटिंग सेलुलर कैरियर्स आर ऑफन अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ आउट ऑफ बैंड इंटरफेरेंस, since competitors often locate their base station in close proximity to one another in order to provide comparable coverage to customers. Yes, very important point. Reliance, Idea, आपका एयरटेल, टाटा, सारे के सारे कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, सारे चाहते हैं बेस्ट कवरेज प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को, इज इट नॉट. तो वो क्या करते हैं, अपने अपने बेस स्टेशन को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं एक दूसरे के. तो भाई एक बेस स्टेशन जो किसी दूसरे कंपनी के लिए अलोकेटेड है, वो दूसरे बेस स्टेशन को जो किसी दूसरे कंपनी के लिए लोकेटेड है
दोनों एक दूसरे के चैनल को, फ्रीक्वेंसी को, कम्युनिकेशन को ऑब्वियसली इंटरफेयर करेंगे बिकॉज ऑफ दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और उस पर्टिकुलर कंपटीशन के कारण, क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, वो सेम चीजें यूज करते हैं जो दूसरी कंपनी यूज कर रही है और कोशिश करते हैं कि उससे बेटर सर्विस प्रोवाइड करें, बट इस चक्कर में इंटरफेरेंस भी हो जाता है। ठीक है, so topic is co-channel interference and system capacity. Let me tell you co-channel, what is the difference between co-channel and adjacent channel. co-channel का मतलब होता है वो चैनल जो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को शेयर करते हैं, जैसे ए बी सी डी, तो 2A 2B 2C आपस में को चैनल हुए क्योंकि उनकी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, और इसीलिए जब हम फ्रीक्वेंसी रीयूज करते हैं, हमने जब सेल्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ए दो साथ में नहीं हो सकते, बी दो साथ में नहीं हो सकते, उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखी गई। बट क्योंकि वो सेम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि उनके बीच में इंटरफेरेंस हो जाए, तो उनको को चैनल बोलते हैं। एडजेसेंट चैनल बोलने का क्या मतलब हुआ, जब हम हेक्सागोन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और सेल्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ए बी सी डी आपस में एडजेसेंट चैनल हुए, ए के बाद बी सी डी आपस में वो जुड़े हुए होते हैं, भले ही उनकी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बट प्रॉक्सिमिटी तो है, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, तो उनको बोलते हैं एडजेसेंट चैनल। तो एडजेसेंट चैनल की वजह से भी इंटरफेरेंस हो सकता है और को चैनल की वजह से भी इंटरफेरेंस पॉसिबल है। So let's begin the discussion on the co-channel interference. Frequency reuse implies that in a given coverage area, there are several cells that use the same set of frequencies. Obviously, these cells are called co-cells, co-channels, as I told you, and the interference between signals from these cells is called co-channel interference. Unlike thermal noise, which can be overcome by increasing the signal to noise ratio, co-channel interference cannot be combated by simply increasing the carrier power of a transmitter. को चैनल इंटरफेरेंस को हम सिंपली ट्रांसमीटर के कैरियर पावर को इंक्रीज करके खत्म नहीं कर सकते हैं। एसएनआर जो है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को, अगर आप थर्मल नॉइस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो यू कैन इंक्रीज द एसएनआर, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए एज कम्पेयर टू नॉइस, आपका जो प्रॉब्लम है थर्मल नॉइस की वो रिड्यूस हो जाएगी, बट को चैनल इंटरफेरेंस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं। Why it is so? This is because an increase in carrier transmitter power increases the interference to the neighboring co-channel cells. So it creates the adverse effect. It creates the inverse effect. भाई आप अगर ट्रांसमीटर पावर इंक्रीज करेंगे तो नेबरिंग चैनल में जो इंटरफेरेंस है वो और बढ़ जाएगा, उल्टा इफेक्ट हो जाता है। So to reduce the co-channel interference, co-channel cells must be physically separated by a minimum distance to provide sufficient isolation due to propagation. यही तो कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी रीयूज का। जब हम लोग सेल्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा है तो क्या पढ़ा है कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए 2A 2B 2C के बीच में, जो को चैनल्स है उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, अदरवाइज इंटरफेरेंस होता है। So when the size of each cell is approximately the same, the base station transmit the same power. The co-channel interference ratio is independent of the transmitted power and becomes a function of the radius of cell R and the distance between centers of nearest co-channels D. तो एक रेडियस ले लिया गया है R और दोनों के बीच में जो को-चैनल के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोल दिया गया है D। एक फॉर्मूला निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि दो को-चैनल के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, वो कितना रेडियस कवर करेंगे एक जो चैनल है। So let us say that capital R is the radius of the cell and D is the nearest co-channel cell's distance. Okay, so by increasing the ratio D by R का रेशियो आप बढ़ा दो, distance upon radius, the spatial separation between co-channel cells relative to the converged distance of a cell is increased. Okay, thus interference is reduced from improved isolation of RF energy from the co-channel cell. तो अगर ये D by R रेशियो में बढ़ा देता हूं तो मैं प्रॉपरली सेपरेट कर पा रहा हूं अपने को चैनल्स को और इसकी वजह से इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। So the parameter Q, capital Q, is called the co-channel reuse ratio, is related to the cluster size. क्लस्टर साइज को हमने डिफाइन किया था n से, n कैन बी 3, n कैन बी 4, n कैन बी 7, कितने यूज कर सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी यूज फैक्टर्स को। ठीक है, सो फॉर अ हेक्सागोनल ज्योमेट्री Q की क्या डेफिनेशन है, D by R, D is the distance, R is the radius, पहले से मेजर किया गया है कि √3n होती। Okay, so a small value of Q provides larger capacity since the cluster size n is small.
अगर आपको वो सिस्टम वाला फॉर्मूला याद होगा, S इक्वल्स टू एम के एन एस वाला, सॉरी एम के एन वाला, तो एन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है सिस्टम कैपेसिटी से। C इक्वल्स टू किया था हमने, सॉरी C इज द कैपेसिटी, C इक्वल्स टू m इंटू के इंटू एन वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था उस समय पे, है ना। तो n जो है वो क्लस्टर साइज है, और क्लस्टर साइज अगर आप स्मॉल रखेंगे तो सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्लस्टर आप ले पाते हैं एक सिस्टम के अंदर, और ये जो है वो Q को रिड्यूस कर देता है, ठीक। तो स्मॉल अगर Q होगा तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, और क्यों, क्योंकि आपने n कम लिया हुआ है। अगर आप लार्ज Q चाहते हैं तो वो ट्रांसमिशन की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, क्यों, क्योंकि वो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करेगा। अब इसको समझते हैं, ये इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का ये मतलब है Q क्या है, D बाई आर। व्हाट इज द D? D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चैनल्स, R इज द रेडियस। अगर ये रेशियो हम ज्यादा रखते हैं, ठीक है, अगर लार्ज वैल्यू ऑफ Q रखते हैं, तो मेरी ट्रांसमिशन की क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि डिस्टेंस आपने प्रॉपरली मेंटेन किया है, आपने आइसोलेशन प्रॉपरली मेंटेन किया है। बट सिस्टम कैपेसिटी जो है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने पे आप क्लस्टर की साइज को कम नहीं रख पाओगे, आपके क्लस्टर की साइज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस मेंटेन होगा ना, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि क्लस्टर की साइज कम हो, सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो फिर आपको इंटरफेरेंस के साथ समझौता करना पड़ेगा। सो एनीहाउ यू हैव टू मेक द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द सिस्टम कैपेसिटी एंड द इंटरफेरेंस। अगर आप चाहते हैं सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीज हो तो इंटरफेरेंस के साथ डील कीजिए, अगर आप चाहते हैं इंटरफेरेंस कम हो तो आप कैपेसिटी के साथ डील कीजिए। तो दिस ट्रेड ऑफ must be made between these two objectives in actual cellular design. This is the outcome. इस ट्रेड ऑफ को एड्रेस करना जरूरी है, और ये ट्रेड ऑफ एड्रेस करते हैं अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग, किस तरीके से आपकी क्या जरूरत है उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, क्या आपको कैपेसिटी ज्यादा चाहिए या आपको इंटरफेरेंस कम चाहिए। ओके, सो स्मॉल वैल्यू ऑफ क्यू। अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया, ये है टेबल में ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, इसको हमको कैलकुलेट नहीं करना है। क्लस्टर साइज 3 हो तो कितना यूज कर सकते हैं, रेशियो 7 हो तो क्या कर सकते हैं, 12 हो तो क्या कर सकते हैं, 13 हो तो क्या कर सकते हैं, ये पहले से कैलकुलेटेड वैल्यूज। ओके, let I naught be the number of co-channel interference cells, then the signal to interference ratio for a mobile receiver which monitors a forward channel can be expressed as this: S upon I equals to this, where S is the desired signal power from the desired base station, and II is the interference power caused by the ith interference co-channel cell base station. If the signal level of the co-channel cells are known, then the S upon I ratio for the forward link can be found using the equation number 5. तो अगर आपको इंटरफेरेंस, सिग्नल टू इंटरफेरेंस का रेशियो निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया है, जो डिनोमिनेटर में जो आई है वो बता रहा है कि जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने का समेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उस इंटरफेरेंस के लिए कितने इंटरफेरेंस पॉसिबल हैं। और एस तो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ है, तो जैसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालते हैं वैसे सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो, देयर इज नथिंग मच डिफरेंस बिटवीन एस एन आर एंड एस अपॉन आई। ओके, so the propagation measurement in a mobile radio channel show that the average received signal strength at any point decays as a power law of the distance of separation between a transmitter and receiver. The average received power PR at a distance d from the transmitting antenna is approximated by, अगर आपको PR चाहिए तो you can calculate PR equals to P naught D by D naught माइनस एन। अब ये कैलकुलेटेड है, अगेन इसका कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसमिटेड रिसीव्ड पावर आपको निकालनी है एट एवरेज डिस्टेंस, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट। ये जो पी नॉट है वो पावर रिसीव्ड है एट अ क्लोज इन रेफरेंस पॉइंट इन द फार फील्ड रीजन ऑफ द एंटीना एट अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ डी नॉट, ठीक है। और पी आर जो है वो रिसीव्ड पावर है, एंटीना के पास जो पावर रिसीव हो रही है उसको हम पी नॉट से बता रहे हैं, और जो हमारा रिसीवर है मतलब जो यूजर है उसके पास जो पावर रिसीव हो रही है उसको हम लोग पी आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। डी का रिलेशन डिस्टेंस है, डी नॉट जो है वो एंटीना का डिस्टेंस है, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसका डिस्टेंस है, और एन जो है वो पाथ लॉस का एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब इसको इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेशन हमको कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको आपको समझ लेना है। डेसिबल में अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप लॉग का फैक्टर लेते हैं और इस तरीके से आप 2.7 को डिराइव कर सकते हैं,
ठीक है, इससे ज़्यादा इसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, इतने सारे आपको डिराइव करने की और निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस फॉर्मूलाज आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, है ना, उतने डिटेल में जाना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2.2 आप कर सकते हैं। इफ अ सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो ऑफ 15 dB is required for a satisfactory forward channel performance of a cellular system, what is the frequency reuse factor and cluster size that should be used for maximum capacity if the path loss exponent n is 4, n is 3? Okay, assume that there are 6 co-channel cells in the first tier and all of them are at same distance from the mobile. Use suitable approximations. देखते हैं क्या कर सकते हैं। n की वैल्यू 4 रखा गया है, तो लेट अस से कि हम लोग 7 सेल यूज पैटर्न वो कर रहे हैं। आप 4 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं, इसमें 7 को एज्यूम किया गया। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम d बाई आर निकाल लेंगे। d भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 से आप d बाई आर का रेशियो निकाल लो, और नहीं भी दिया हुआ तो टेबल में हम लोगों ने लिखा भी हुआ है वहां पे। 2.9 इक्वेशन यूज करके आप सिग्नल टू नॉइस इंटरफेरेंस रेशियो निकाल लो, एस अपॉन आई। आई इज नथिंग बट डी बाई आर, तो डी बाई आर से आपने आई निकाल लिया। एस जो है वो सिस्टम की कैपेसिटी है, वहां से आपने कैलकुलेट कर लिया कि एस अपॉन आई का इक्वेशन ये आ रहा है और आपने इतने डीबी का सिग्नल स्ट्रेंथ ले लिया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले ये जो न्यूमेरिकल है वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ बिल्कुल एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आप एक बार फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, फर्दर यू कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर एन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सिर्फ इक्वेशन नंबर 2.4 तक ही आप 2.4 जो हम लोगों ने पढ़ा, 2.9 जो है ये बोल रहा है 2.9 ये यूज कर रहा है। व्हाट इज 2.9? 2.9 इज एस अपॉन आई, ठीक है। ये एस अपॉन आई भी वही है जो हम लोगों ने पिछले इसमें देखा, ठीक। ये रूट थ्री एन देख लो आप, ये यहाँ से हम लोगों ने निकाला था रूट 3, यहाँ से ये रूट 3 एन, ठीक है। और ये आई नॉट अभी अभी हमने पढ़ा इस तरीके से, दिस इज आई नॉट। आई नॉट इज नथिंग बट एस अपॉन आई, ये एस अपॉन आई ही आई नॉट है, ठीक। और अलग अलग क्लस्टर साइज के लिए क्या क्या हो सकता है ये फैक्टर ये भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सो इन फॉर्मूलेस का यूज करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में ऐसा जरूरी भी नहीं, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सो सारी चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द को चैनल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।